हेलो। सो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी माध्यम का चैप्टर है ऊष्मागतिकी, इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ऊष्मा का प्रवाह, यानी कि आपको इस चैप्टर में ऊष्मा किस तरीके से प्रवाहित होती है इसके बारे में स्टडी करना होता है। लेकिन इस चैप्टर में इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक हेडिंग से, दैट इज़ कॉल्ड निकाय या सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है कि अगर जैसे कि हमें एक ऑब्जेक्ट है या कोई पदार्थ है वो रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पदार्थ अगर रखा हुआ है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम इसके प्रेशर की बात करेंगे, दाब की बात करेंगे, ताप की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे। यानी कि हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जिस पार्टिकल की, जिस मैटर की हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। और इस सिस्टम के अलावा बाकी जो भी आसपास का एरिया, पूरा यूनिवर्स का पार्ट जो है, ठीक है, जो भी इसके आसपास का एरिया है, जो भी इसके आसपास का पर्यावरण है, वो सब क्या बन जाएगा, आपका परिवेश बन जाएगा। तो निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जितना भी शेष भाग है वो सब क्या बन जाएगा, परिवेश। ठीक है, परिसीमा क्या होती है, आप जानते हो कि अगर हम बात करेंगे सिस्टम की और हम बात करेंगे परिवेश की, तो वो निकाय और परिवेश के बीच की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को हम कहते हैं परिसीमा। यह बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है और यह बाउंड्री इमेजनरी यानी कि आभासी भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ हमने गैस को सस्पेंड कर दिया, मान लीजिए गैस को हमने ओपन छोड़ दिया, तो गैस के ऊपर कोई बाउंड्री मान लो नहीं भी है, तब भी हम क्या बोलेंगे कि एक बाउंड्री इमेजनरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार का होता है, तो पहला होता है खुला निकाय या विवृत निकाय। यह क्या होता है, यह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य, ऊर्जा का भी आदान प्रदान करेगा और द्रव्य क्या होता है, पदार्थ, मैटर, उसका भी आदान प्रदान करेगा। जैसे कि अगर मैं एक खुले कप में गर्म पानी रखता हूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी भी कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, उसका तापमान भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा का प्रभाव कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान वाले एरिया से कम तापमान वाले एरिया में ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो गर्म चीज़ हल्की हल्की क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्यों होती है, रीज़न उसका ये होता है कि जो निकाय में हमारी ऊर्जा ज़्यादा थी, उस निकाय की ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पहुँच जाएगी, परिवेश की कम ऊर्जा में पहुँच जाएगी। जहाँ पे परिवेश है यानी कि जहाँ पे ऊर्जा कम है, उस साइड क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है खुले मुंह वाले बीकर में रखा हुआ गर्म जल। दूसरा आपका आता है बंद या संवृत्त निकाय। बंद निकाय क्या होता है, जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, यानी कि मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं जितना हम खुला रखते हैं पदार्थ को, वो उतना ही जल्दी वाष्पीकरण होगा उसका, लेकिन अगर हम बंद कर देंगे तो उसका वाष्पीकरण भी क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। इसका मतलब हम ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो वॉल लेते हैं, जो दीवार हम लेते हैं, वो वॉल हम कैसी लेते हैं, इस कंडीशन में वॉल लेते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं थर्मल वॉल। थर्मल वॉल क्या होती हैं, ऐसी वॉल्स यानी ऐसी दीवार जिनसे ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन मैटर यानी कि जो हमारा द्रव्य है उसका आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विलगित निकाय। तीसरा होता है विलगित निकाय। विलगित निकाय में क्या लेते हैं हम लोग, जो हमारा निकाय है उसे हम कहाँ रखते हैं, कुछ ऐसी दीवारों के अंदर रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म, आगे मैं लिखाऊंगा रुद्धोष्म दीवारें। ठीक है, ये ऐसी दीवारें होती हैं जिनके आर पार हीट का यानी कि जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी हम कह सकते हैं एक तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ना ही ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो पाएगा, ना ही द्रव्य का ट्रांसफ़र हो पाएगा। और ये कैसे बनता है, जब हम आसपास कौन से लेंगे, रुद्धोष्म दीवार लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं इसको जो हमारी एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं वो लेंगे। एडियाबैटिक की स्पेलिंग ऐसी होती है ADIA, एडियाबैटिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रुद्धोष्म अथवा एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं।
जो हम जानते हैं थर्मस होता है अपना, उस थर्मस में क्या होता है, पानी लंबे टाइम तक गर्म और लंबे टाइम तक ठंडा रहता है, क्योंकि जो उसकी वॉल्स होती हैं वो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होने देती। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अब बहुत सारे प्रक्रम होते हैं जहाँ पे क्या होगा, ऊष्मागतिकी में हम लोग स्टडी करेंगे। ये नाम जब भी आगे आएंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला लिखा है समतापीय, नाम से ही क्लियर है, समतापीय का मतलब समान ताप। तो समान ताप का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका ताप जितना पहले था वही ताप बाद में रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें टेम्परेचर, तापमान क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तापमान अगर स्थिर है, इसका मतलब बोल सकते हैं हम डी टी बराबर क्या होगा, ज़ीरो। डी मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि तापमान में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जितनी भी ये प्रोसेस होती हैं, जमना, गलना, संगठन, वाष्पीकरण, इन सभी में क्या होता है, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते भी हैं कि बिना तापमान बदले अगर कोई अवस्था में परिवर्तन होता है तो उनकी परिभाषाएं होती हैं जमना, गलना, संगठन, है कि नहीं। तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि तापमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि एडियाबैटिक दीवारें जो होती हैं उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें Q बराबर भी ज़ीरो होता है और DQ बराबर भी ज़ीरो होता है। ऊपर वाले में हम T बराबर ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट बिल्कुल ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है। तीसरा आपका आता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, समदाबी प्रक्रम में दाब रहता है कांस्टेंट, यानी कि दाब में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं DP बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। चौथा है सम आयतनिक, यानी कि आयतन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। अगर आयतन कांस्टेंट होगा तो हम बोल सकते हैं आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि DV बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। V क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब इनके कुछ ग्राफ होते हैं, ये इस टाइप से बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि PV ग्राफ होते हैं, ऐसे बोलते हैं। P हम लेते हैं Y एक्सिस पे और वॉल्यूम यानी कि आयतन लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे। तो समदाबी के लिए ग्राफ ये वाला होता है इस टाइप से। समदाबी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए इस पूरी लाइन पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए ये पूरी लाइन जो है उसमें क्या है, सेम प्रेशर वैल्यू है। ऐसे ही सेम आयतन की वैल्यू कहाँ होगी, ये वाली होगी। इसमें पूरी लाइन में क्या है, सेम आयतन है। तो ये तो आसान से हैं, समदाबी और समायतनिक। समतापी और रुद्धोष्म के आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ये, ठीक है। तो हालांकि इनके ग्राफ जो है फिक्स नहीं होते, बट कुछ कुछ इस तरह के कर्व रहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय यानी कि साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें अपने घर से और आप स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस अपने घर आ जाएंगे, तो ये आपने एक चक्रीय प्रक्रम अपनाया, यानी कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट और आपकी फाइनल स्टेट, यानी कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया और आपने जहाँ पे ख़त्म किया वो दोनों अवस्थाएं कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो चक्रीय प्रक्रम देखिए बना हुआ भी है, यहाँ A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए और D से वापस A पे आ गए। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, चक्रीय प्रक्रम ये वाला होगा, राइट। अच्छी बात ये होती है कि चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें या ऐसे प्रक्रम, जो ऐसे फंक्शन फलन जो क्या करते हैं, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। यानी कि आपको बोल सकते हो कि ऐसे फलन अवस्था फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो अवस्था फलन क्या होते हैं हमारे, H क्या होता है, एंथैल्पी होती है, U क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा, T क्या होता है, तापमान, दाब और वॉल्यूम। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे स्टेट फंक्शन है, यानी कि अवस्था फलन होते हैं। जब भी कोई साइक्लिक सिस्टम होता है, चक्रीय प्रक्रम होता है, हर चक्रीय प्रक्रम के लिए क्या होता है, इन सभी के डिफरेंस के मान क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो आप जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं उन ध्यान रखिए बिल्कुल, जितने भी अवस्था फलन होते हैं, हर अवस्था फलन का जो चेंज है यानी कि डिफरेंस है, वो किसी भी चक्रीय प्रक्रम में हमेशा कैसा रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने सबके आंसर लिखे हैं जीरो। लेकिन जो हमारे पथ फलन होते हैं, जो पथ पर निर्भर करते हैं, कौन कौन से करते हैं, एक तो Q करता है हीट और W।
ये दोनों पथ पे निर्भर करते हैं, तो ये दोनों जीरो नहीं होंगे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ये दोनों जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है हमारा, वो देखो इस टाइप से समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इस पिस्टन के ऊपर मैंने छोटे छोटे कुछ वज़न रख दिया, ठीक है। अंदर क्या है, एक गैस है। तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इन सारे जितने वेट रखे हुए हैं, वज़न रखा हुआ है, उन सबको एक साथ हटा दूँ। अगर मैं इन सभी को एक साथ हटा दूँगा तो क्या होगा, गैस एकदम से क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी, बढ़ेगी आगे के लिए। और जैसे ही ये एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, एक कंडीशन पे आके रुक जाएगी। जब कितना, कब रुकेगी, जब अंदर वाली गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक तरीके से क्या किया, उसको फ्री कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो अब क्या है, जब ऊपर का प्रेशर जो इस पिस्टन का प्रेशर है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उतना प्रेशर जो अब अंदर के गैस का हो जाएगा, तब वहाँ पे वो रुक जाएगी, ठीक है। यानी कि आप स्टार्टिंग में ये असाम्य अवस्था में है और अंतिम अवस्था में क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। लेकिन जो बीच की प्रोसेस है, उस बीच की प्रोसेस में कभी भी ये साम्य अवस्था में नहीं होती है। लेकिन उत्क्रमणीय क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया अभी, ये था हमारा अनुत्क्रमणीय में, ठीक है। उत्क्रमणीय में क्या होता है कि आप इस छोटे छोटे वेट को एक एक करके निकालोगे। आपने ये वेट निकाला, ये हल्का सा ऊपर हटेगा, फिर उसको क्या करेंगे हम, रिवर्सिबल करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, साम्य अवस्था में लेके आएंगे। फिर एक छोटा सा वेट हटाएंगे, फिर हल्का सा ऊपर बढ़ेगा, फिर वो साम्य अवस्था में आएगा। फिर आप एक वेट हटाएंगे, फिर ऊपर हल्का बढ़ेगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा। यानी कि आप ये बहुत मतलब अत्यंत मंद गति से करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अत्यंत मंद गति से करते हैं। और हर एक चरण जो होता है वो क्या होता है, साम्य अवस्था में रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे आदर्श प्रक्रम भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे, ये बिल्कुल वैसा हो गया कि आप सीढ़ियों पे 4 कदम चढ़ेंगे, फिर 3 कदम उतर के आएंगे, फिर 4 कदम चलेंगे, फिर 3 उतर के आएंगे। इससे क्या हुआ कि आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है, यानी कि अधिकतम वर्क मिलता है। अनुत्क्रमणीय क्या होता है, देखिए तीव्र गति से होती है, सारे वेट एक साथ से केवल एक ही दिशा में होता है। और सभी प्राकृतिक प्रक्रम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय ही होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल होता है आदर्श, जो हमने उत्क्रमणीय पढ़ा है वो क्या होते हैं, आदर्श। और आदर्श के एग्जाम्पल कभी हमें एटमॉस्फेयर में, नेचर में नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय के द्वारा किए गए कार्य का मान उत्क्रमणीय प्रक्रम की अपेक्षा कम होता है। तो अनुत्क्रमणीय वाले में क्या होगा, हमेशा जो कार्य का मान होगा उत्क्रमणीय से कम होगा। आप समझ सकते हैं, एक आपको सीधे मैं कहूँ कि जीना आपको चढ़ते जाना है तो आप आराम से चलते चले जाएंगे, आप कम काम करना पड़ेगा। अब एक मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 4 स्टेप चलिए, फिर 3 स्टेप वापस आइए, फिर 4 स्टेप चलिए, फिर 3 स्टेप वापस आइए, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है कार्य के बारे में। तो कार्य क्या होता है, देखिए कार्य का एक फार्मूला सिंपल सा, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। तो कार्य एक पद फलन है, या इसको बोलेंगे पथ फलन। क्या होता है ये, कार्य एक पथ फलन है, पथ पर निर्भर करता है, अवस्था फलन नहीं है, ठीक है, अवस्था पर निर्भर नहीं करता। अब इसके कुछ यूनिट्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कार्य की यूनिट क्या होती है, वैसे जूल होती है। जूल में क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और 10⁻⁷ अर्ग होती हैं। ये आपको इंटर कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, बिकॉज हम कई बार पूछ लेते हैं इसमें कि इस मात्रक में नहीं, हमें आंसर इस मात्रक में चाहिए, तो उसे चेंज करना आना चाहिए। ये गैसों के संकोचन के लिए फार्मूला होता है माइनस का P डेल्टा V। P हमारा कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, और डेल्टा V यानी कि V हमारा क्या है, वेरिएबल है, चेंज होगा। किसी पहले कुछ वॉल्यूम होगा, बाद में कुछ वॉल्यूम हो जाएगा। डेल्टा V क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम में चेंज, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ लिखा है विभिन्न प्रक्रमों में किए गए कार्य। तो देखिए सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। देखिए समतापीय का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल, यानी कि हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और ध्यान से देखिए, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहाँ पर एक बॉयल का नियम होता है, जो हम जस्ट एक चैप्टर पहले पढ़ते हैं। क्या होता है वो, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल, और मैंने अभी बताया था आपको कि रिवर्सिबल में क्या मिलता है, अधिकतम वर्क आपको मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यू मैक्स यानी कि अधिकतम वर्क है। ठीक, कि प्रसार में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखिए कि प्रसार में किया कार्य है, जब भी गैस प्रसार होगा, गैस का प्रसार हुआ है यानी कि सिस्टम ने काम किया है, और जब भी सिस्टम काम करता है तो हमेशा नेगेटिव काम करता है, इसीलिए आगे क्या आया है माइनस, तो माइनस पी डेल्टा वी। ध्यान रखिएगा, जब भी सिस्टम कार्य करता है, निकाय कार्य करता है, वो नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम पे काम किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये बोलें कि गैस का प्रसार नहीं हुआ है, गैस संकुचित हुई है, तो हम बोलेंगे प्लस में आएगा यही फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालते हैं, इसका डेरिवेशन छोटा सा है। देखिए ये P है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी आदर्श गैस है तो आदर्श गैस के लिए क्या करेंगे, एक आदर्श गैस की समीकरण होती है PV बराबर होती है nRT, तो यहाँ से क्या बन जाएगा P बराबर nRT अपॉन V, तो इस P की जगह पर रख देंगे हम nRT अपॉन V। अब nRT ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ले आएंगे बाहर, अंदर क्या बचा सिर्फ 1/V और dV। अब ये हमारा होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जो आप जानते होंगे कि log x का अगर आप करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या बनता है 1/x। तो सेम अगर आप 1/x का करेंगे इंटीग्रेशन तो आपको बन जाएगा log x, और ये कौन सी होती है, ये बेस होती है e यानी कि नेचुरल लॉग। ठीक है, तो 1/x लिखा हुआ है यानी कि 1/v लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log बेस e v2/v बन जाएगा। ठीक है, अब बेस e है, हम बेस e को चेंज करेंगे बेस 10 में, तो log बेस e को बेस 10 में चेंज करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 2.303 nRT log ऑफ बेस 10 हो गया v2/v1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि बॉयल का नियम काम करता है इस पर, इसका मतलब क्या हुआ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो आप बोल सकते हैं कि जो V2/V1 है ये क्या बन जाएगा P1/P2 बन जाएगा। तो इसी फार्मूला में V2/V1 की जगह पे हम यूज़ करेंगे P1/P2, तो ये हमें एक और फार्मूला मिल गया W इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ P1/P2। ठीक है, इस फार्मूला का यूज़ और इससे ऊपर वाला इस फार्मूला का यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। न्यूमेरिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, नीचे इसका एक ग्राफ बना हुआ है कि कैसे हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर से, ये रेड कलर से लाइन खींची हुई है, ये क्या है, एरिया अंडर कर्व, इसे बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, तो वो क्या है, देखो वो शो कर रहा है वर्क के लिए। तो जब भी हमारे पास कभी कोई इस टाइप का कर्व दिया होगा या कोई और प्रक्रम दिया होगा, तो अगर हम उसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे PV ग्राफ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैप्टर वाइज सारी वीडियो देख लीजिए, जो भी आपको चैप्टर सीखना हो पढ़ना हो, सारी MCQ प्रीवियस क्वेश्चन सारे इसमें पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।